संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे शॉर्ट में पीपीसी कहते हैं और इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये पढ़ना बहुत जरूरी है, या सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है। एनईपी 2020 में इसको रखा गया है। और उत्पादन संभावना वक्र केवल बीए के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पोस्ट ग्रेजुएट और नेट जीआरएफ में भी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और उसकी यदि तैयारी कर रहे हैं तो उत्पादन संभावना वक्र का कॉन्सेप्ट या पीपीसी का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। इस आज के लेक्चर में ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र की अर्थ एवं परिभाषा क्या है, मीनिंग और डिफिनीशन। उत्पादन संभावना वक्र की कुछ एजम्पशंस हैं, जिस एजम्पशंस को लेकर के हम उस कर्व को ड्राइव करते हैं या बनाते हैं। कर्व की व्याख्या को देखेंगे। इसमें रूपांतरण की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स एंड वाई काल्पनिक वस्तुओं के नाम होते हैं। ये इकोनॉमिक्स में हर जगह हम लेते हैं एक्स और वाई। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकना, शिफ्टिंग इन पीपीसी या पीएफ। उत्पादन संभावना वक्र कैसे शिफ्ट करता है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अर्थ एवं परिभाषा। उत्पादन संभावना वक्र तो ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं कि उन सभी उत्पादन संयोगों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों तकनीकी के प्रयोग से प्राप्त करने संभव होते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की सीमित मात्रा होती है, किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित होती हैं। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है। ये मुख्य जो पॉइंट है मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको कीवर्ड्स कह सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं। यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखाचित्र द्वारा दिखा दिया जाए तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे या उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो मान लीजिए उत्पादन की कोई साधन है, और क्योंकि वह साधन किसी एक उत्पादन में ही एक समय पे कार्य कर सकता है। मान लो कोई लेबर है, कोई मजदूर है, ठीक है, लेबर है। एक पहले माइक्रो लेवल पे हम समझ सकते हैं। एक कोई लेबर है, वो या तो अपने किसी खेत में काम करे, किसी लैंड पर काम करे, ठीक है, या किसी फैक्ट्री में जाकर के और किसी मोबाइल बनाने वाले कंपनी में काम करे, ठीक है, मोबाइल बनाने वाले कंपनी में काम करे। लेकिन वो एक समय में एक ही जगह अपना योगदान दे सकता है। अपना जो श्रम है वो एक समय में एक ही जगह दे सकता है। या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करे, गेहूं टमाटर आदि उत्पादन करे, या मोबाइल बनाने में अपना श्रम दे। लेकिन वो एक समय में एक ही देगा, तो इसलिए इन दोनों में से उसे चूज करना पड़ेगा। और जिसमें उसे ज्यादा फायदा होगा, यदि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जिसमें उसे ज्यादा सहूलियत या ज्यादा बेनिफिट होगा वो उसमें अपना सेवा देगा। तो एक उत्पादन में कमी आ जाएगी। यदि वो उस मोबाइल के उत्पादन में लगा था तो मोबाइल के उत्पादन में वृद्धि होती, क्योंकि वो कृषि में लग गया तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये माइक्रो लेवल पे। अब हम इसको सोचते हैं पूरे इकोनॉमी के लेवल पे। यदि किसी एक इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पे यदि सोचे तो अर्थव्यवस्था में भी साधन फिक्स है। कुछ ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और नेचुरल रिसोर्सेस दोनों उत्पादन के साधन होते हैं। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे हवा है, या जमीन के अंदर कुछ मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, ऑयल है, लोहा है, ये सब क्या आते हैं, लकड़ी है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और जो उसमें लेबर लगते हैं, जो कैपिटल लगता है, या जो साहसी होता है, ये लोग क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारे क्या कहते हैं, उत्पादन के संसाधन कहलाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो
पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, और जो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो किसी भी इकोनॉमी की जो साधन है, संसाधन है उत्पादन के, वो फिक्स है। अब उन संसाधनों को विभिन्न वस्तुओं में के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो वो कैसे तय होता है? वो समाज तय करता है, क्योंकि समाज जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, उत्पादक उन वस्तुओं को बनाता है, और संसाधन उन वस्तुओं में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, यदि देश में ज्यादा मोबाइल का यूज हो रहा है तो संसाधन मोबाइल की तरफ मूव करेंगे और मोबाइल के उत्पादन बढ़ेंगे। ठीक है, यदि गेहूं के उत्पादन में गेहूं की उत्पादन जरूरी है और गेहूं की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गेहूं की मांग बहुत ज्यादा है, तो लोग गेहूं के उत्पादन की तरफ मूव करेंगे। इस प्रकार से समाज तय करता है कि कौन से वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो यदि हम किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों को निश्चित रूप से किन्हीं दिए हुए वस्तुओं में ही हम प्रयोग में लाएंगे, जो वस्तुएं उपयोग की जा रही हैं। यदि उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दो वस्तुओं को मान लें, अभी फिलहाल उदाहरण के लिए एक्स एंड वाई मान लेते हैं। एक्स वस्तु मान लीजिए कोई ऐसे वस्तुओं का बंडल है जो एक्स है, और ऐसे वस्तुओं का जो बाकी बचे वस्तुओं का बंडल एक हम वाई बंडल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम मान लें कि दो ही वस्तुओं का समाज उपयोग करता है, और इन्हीं दो ही वस्तुओं को खाता है, पीता है, नहाता है, इसी का उपयोग करता है। ये दो वस्तुएं ही हैं, तो सभी संसाधन इन दो वस्तुओं के उत्पादन में लग जाएंगे। तो अभी उत्पादन संभावना वक्र पर जाने से पहले हम उत्पादन संभावना पे बात कर लेते हैं। उत्पादन संभावनाएं क्या है? तो उत्पादन संभावनाएं यदि सभी उपलब्ध संसाधनों को, सभी लेबर को और कैपिटल को और नेचुरल रिसोर्सेज को इन वस्तुओं के उत्पादन में लगा दिया जाए, तो इन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन होगा। कुछ वस्तुएं वाई की उत्पादन होगी, कुछ वस्तुएं एक्स की उत्पादन होगी। यदि सभी संसाधन एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए तो एक्स वस्तु की उत्पादन मैक्सिमम जो हो सकता है होगा, और यदि सभी संसाधन वाई की वस्तु में लगा दिया जाए उत्पादन में, तो सभी संसाधन वाई के वस्तु का उत्पादन एक मैक्सिमम स्तर तक करेंगे। चूंकि समाज को दोनों वस्तुओं की जरूरत है, तो दोनों वस्तु के उत्पादन किए जाएंगे कुछ मात्रा में एक्स की, और ये निर्धारित होगा कि किसकी कितनी जरूरत है, तो उस हिसाब से उत्पादन होगा, वो मार्केट डिसाइड कर देता है। तो उत्पादन संभावनाएं, तो कितनी वस्तुएं एक्स और वाई की मैक्सिमम उत्पादित हो सकती हैं यदि सभी संसाधनों को रोजगार में लगा दिया जाए। तो एक मैक्सिमम लिमिट, जैसे हम मान लें कि 100 लाख टन एक्स और 100 लाख टन या 70 लाख टन वाई का उत्पादन हो रहा है, तो ये क्या होगा? एक्स और वाई की 170 लाख टन एक्स और वाई का कुल उत्पादन हो जाएगा। इसको कहेंगे उत्पादन संभावना। ये उत्पादन की संभावनाएं हैं 100 लाख टन एक्स की और 70 लाख टन वाई की। इसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना। और इसी को जब हम ग्राफ के माध्यम से भी आगे दिखाएंगे तो उसको कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र। तो देयर इज वेरी सिंपल कि देश के अंदर उपलब्ध उत्पादन के सभी संसाधनों के द्वारा कितने उत्पादन की संभावनाएं हैं विभिन्न वस्तुओं की। यदि हम उदाहरण के लिए एक्स और वाई लें, तो एक्स और वाई की विभिन्न वस्तुओं की, एक्स और वाई की मैक्सिमम कितनी उत्पादन की संभावना हो सकती है, उसी को हम कहेंगे उत्पादन संभावना। ठीक है, एक बार फिर उपलब्ध संसाधनों को, समस्त संसाधनों को यदि हम उत्पादन में लगा दें तो उत्पादन की जो अधिकतम संभावनाएं बनेंगी उसे हम कहेंगे उत्पादन की संभावना। तो कुछ एक्स की उत्पादन होगा, कुछ वाई की। यदि वाई की बढ़ाएंगे तो एक्स की घटानी पड़ेगी, यदि एक्स की बढ़ाएंगे तो वाई की घटानी पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम विभिन्न संयोगों में हम बता सकते हैं, डिफरेंट हम संयोग बना सकते हैं जो ये बताएगा कि उत्पादन की क्या संभावनाएं बन सकती हैं यदि सभी संसाधनों को हम रोजगार में लगा दें। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है? कर्व दैट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे हम दो वस्तुओं को मान लेते हैं कि दो ही वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं सुविधा की दृष्टि से, दैट आर पॉसिबल टू अचीव विद द यूज ऑफ गिवन मीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में तकनीकी और संसाधन, मीन्स मतलब संसाधन यदि जो हैं उनको समग्र को उपयोग करके के कितनी दो वस्तुओं की कितनी मात्राएं हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे उत्पादन संभावना। सैमुअल्सन ने परिभाषा दिया है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए गए साधनों
तकनीकों द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अब इस सिद्धांत को ग्राफिकली और टेबल के रूप में दिखाने के पहले, सिद्धांत को समझने से पहले कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं होती हैं हर सिद्धांत को समझने के लिए। उन मान्यताओं के आधार पे ही वो सिद्धांत खड़ा होता है। यदि मान्यताएं हटा देंगे तो सिद्धांत फेल हो जाएगा। तो कुछ बातों को हम मान के चलते हैं कि ये मान्यताएं हैं, तब वो सिद्धांत काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस ये होते हैं जैसे कि आप मान लो कि अभी दिल्ली आप 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, बस पकड़ेंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके साथ एजम्पशन है बस खराब ना हो, बस के टायर ना फटे। तो ये मान्यताएं होती हैं। इसी प्रकार कोई भी सिद्धांत लागू होने से पहले उसकी कुछ एजम्पशंस होते हैं। वो एजम्पशंस कार्य करेंगे तभी वो सिद्धांत पूरी रूप से काम करेगा। तो मान्यताओं में पहला मान्यता क्या है? उत्पादन के साधन स्थिर, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है। द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। अर्थव्यवस्था में जो भी साधन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो भी संसाधन है उत्पादन के, लेबर है, कैपिटल है या नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सेकेंड एजम्पशन है उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण एवं कुशल उपयोग किया जा रहा है। अब उससे अधिक उनका अच्छे से उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑल रिसोर्सेज आर इफिशियंटली एंड फुल्ली यूज्ड। तो ये नेक्स्ट है स्थिर तकनीकी। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो उत्पादन संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू गुड्स। द इकोनॉमी इज एज्यूम्ड टू हैव ओनली टू गुड्स। हम यह मान ले रहे हैं कि दो ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक्स और वाई, या गेहूं या कपड़ा। ठीक है, ये दो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक, मान लें कि अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं कपड़ा और गेहूं। अब यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल कपड़ा और गेहूं की जरूरत है। इन्हीं दो चीजों से वो सोसाइटी जो है वो काम चला रही है। तो कपड़ा और गेहूं में ही सारे उत्पादन के साधन लगाए जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि कितने संसाधन को, सारे संसाधनों को हम लगा करके कितना अधिकतम संभावना है उत्पादन की गेहूं और कपड़ा की। तो उसके लिए हम एक टेबल तैयार किए हैं। टेबल से काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो हम डिफरेंट यहाँ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। यदि ए एक विकल्प है जिसमें हम क्लोथ, कपड़े को हम 0 कर लें, तो वीट का अधिक उत्पादन, गेहूं का अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक कितना उत्पादन होगा? तो 15। यहाँ इन लाख टन दिया है, तो 15 लाख टन। ठीक है। अब एक संयोग ऐसा है कि यदि हम क्लोथ के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हमें गेहूं के उत्पादन को कम करके 14 लाख टन पे लाना पड़ेगा। यदि कपड़े का उत्पादन 2 लाख टन तक बढ़ाते हैं तो गेहूं के उत्पादन को और कम करके 12 लाख टन पे लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम गेहूं के कपड़े के उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गेहूं के उत्पादन को हम घटाते जाएंगे। और कपड़ा का उत्पादन जब बढ़ करके 5 लाख टन हो जाएगा तो ऐसी दशा में गेहूं के उत्पादन को घटा के हमें 0 करना पड़ेगा। तो ये विभिन्न ऑप्शंस हैं जो उत्पादन की संभावना को बता रहे हैं। हालांकि किसी भी मात्रा का 0 उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि कपड़ा भी चाहिए सोसाइटी को और गेहूं भी चाहिए सोसाइटी को। तो इसलिए चूंकि यहाँ हम उत्पादन संभावना की बात कर रहे हैं, एक संभावनाओं की बात कर रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, तो हम ये सारे संभावनाओं को देख लेंगे, ये जरूरी है। और ये विभिन्न संभावनाएं ए टू एफ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे संभावनाएं हैं जिसमें क्लोथ की कुछ मात्रा और वीट की कुछ मात्रा, यानी कपड़े की और गेहूं की कुछ मात्रा को दिखा रहा है। यहाँ पे एक मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि क्लोथ में वृद्धि करने पे वीट में कितना त्याग करना पड़ेगा, वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की सीमांतर। इसको रूपांतरण क्यों कहेंगे? रूपांतरण इसलिए कहेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम क्लोथ को बढ़ा रहे हैं, गेहूं को घटा रहे हैं, यानी कि गेहूं की जैसे 1 लाख टन क्लोथ का बढ़ाए कपड़े का, तो गेहूं का 1 लाख टन घटाए, यानी कि 1 लाख टन गेहूं को हम कपड़े में बदल लिए, 1 लाख टन कपड़े में बदल लिए। उसके बाद यदि हम 1 लाख टन और बढ़ाए, यानी कि 2 लाख टन बढ़ाए, तो अब 2 लाख टन गेहूं का हम कमी करेंगे। तो यानी कि 2 लाख टन गेहूं को हमने 2 लाख टन कपड़े में बदल दिया। ठीक है, टोटल तो 3 लाख की कमी हो गई, यानी कि 3 लाख टन गेहूं को हमने 2 लाख टन कपड़े में बदल दिया। इसलिए इसको कहते हैं रूपांतरण,
यानी कि गेहूं का रूपांतरण कपड़े में कैसे कर रहे हैं। तो इसको डेल्टा वीट अपॉन डेल्टा क्लोथ दिखाया गया है, यानी कि डेल्टा क्लोथ में जो वृद्धि हो रही है वो डेल्टा वीट यानी कि गेहूं में कितनी कमी या कितना त्याग के कारण वृद्धि हो रही है कपड़े में, इसको मार्जिनल रेट ऑफ या रूपांतरण की सीमांत दर कहते हैं। इसको हम आगे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अभी हमें केवल उत्पादन संभावना को देखना है, तो इसको हम देख रहे हैं। अब ये उत्पादन संभावनाएं हैं, इसको हमने सारणी के माध्यम से देखे। जैसे जैसे क्लोथ में वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि कपड़ा के उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं, गेहूं के उत्पादन में वैसे वैसे हमें कमी करना होगा। और ये विभिन्न संयोग A, B, C, D, E, F ये उत्पादन की संभावनाएं हैं, जो ये बताती हैं कि ये संभावनाएं सोसाइटी के सामने है। अब सोसाइटी को जिसकी जरूरत होती है, जिस तरीके की, यदि गेहूं की ज्यादा जरूरत है, क्लोथ की कम, तो वो A या B या C संयोग को चुन लेगा। यदि उसे क्लोथ की ज्यादा जरूरत है और गेहूं की कम, तो E या F की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो विभिन्न उत्पादन की संभावनाएं हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो हम इससे बना सकते हैं। उत्पादन की संभावनाओं से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम ग्राफ पे इसको अंकित करें, तो y अक्ष पे गेहूं को, वीट को दिखाया गया है, और x अक्ष पे क्लोथ की मात्रा को दिखाया गया है। तो ये यदि हम A बिंदु पे हैं, अभी सारणी के माध्यम से हमने देखा, यदि A बिंदु पे हैं जहां पे वीट कितना है, वीट है 15 लाख टन। और यदि हम F बिंदु पर हैं जहां पे वीट 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोथ 0 है। और S बिंदु पे ये A बिंदु की स्थिति है, और F बिंदु पे जो क्लोथ है वो 5 लाख टन है, जबकि वीट क्या है, 0 है। तो ये दो बिंदु हमें मिल जाएंगे। अब यदि B, C, D, E, F को हम ग्राफ पे अंकित करें, जहां पे 1 लाख टन क्लोथ है, तो 14 लाख टन वीट है, तो हमें B एक बिंदु मिल जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार से 2 लाख टन, यदि 1 लाख टन और हम क्लोथ के कपड़े को बढ़ाते हैं, तो हमें फिर गेहूं के उत्पादन को कम करके 12 लाख टन पे लाना पड़ेगा, और C बिंदु, इसी प्रकार D बिंदु मिल जाएगा। सारणी के ही मात्रा को हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, जैसा कि यहाँ पे सारणी A, B, C, D, E, F के विभिन्न संयोगों को हमने दिखा दिया है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। E बिंदु पे 5 लाख टन गेहूं का और 4 लाख टन क्लोथ का हो जाएगा, और F बिंदु पे तो गेहूं 0 हो जाएगा, और जो क्लोथ है वो 5 लाख टन पे आ जाएगा। यदि इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर के हम वक्र खींचे, तो ये AF वक्र मिलेगा, जिसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, प्रोडक्शन संभावना सीमा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF दिखाएगा, जो ये बताता है कि A से जैसे जैसे हम F की ओर जाएंगे, B, C, D, E की ओर बढ़ते जाएंगे, वो ये बताएगा कि गेहूं की मात्रा कम होती जा रही है, क्लोथ की मात्रा बढ़ रही है। और जैसे हम F से A की ओर जाएंगे, वैसे वैसे ये बताएगा कि क्लोथ की मात्रा कम होती जाएगी और वीट की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, रूपांतरण वक्र, यानी कि F से A की ओर जब जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्लोथ की मात्रा घटती है और वीट की मात्रा बढ़ती है, यानी कि क्लोथ को वीट में बदलते हैं, यानी कि संसाधनों को, सभी जो उपलब्ध संसाधन है उन सबको हम गेहूं के उत्पादन में लगा रहे हैं। और जब हम A से F की ओर बढ़ते हैं, तो वीट की मात्रा घटती है, यानी कि वीट को कम उत्पादन करते हैं और साधनों को, सभी संसाधनों को, अधिक से अधिक संसाधनों को क्लोथ, कपड़े के उत्पादन में लगाते हैं, तो कपड़े का उत्पादन बढ़ता है, यानी कि वीट को, गेहूं को कपड़े में बदलते हैं। इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो ये कर्व हमें ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बताता है। अब उत्पादन संभावना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी बिंदु उत्पादन संभावना वक्र AF पर स्थित होते हैं। अब यदि यहाँ पे एक और समझने की बात यह है कि इसके अंदर यदि ये PP प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मान लीजिए
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें मिल जाएगा। यदि उपलब्ध संसाधन है तो उसके आधार पर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व खींच सकते हैं, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही जो बिंदु होंगे वो मोस्ट फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताएंगे, यानी कि सभी संसाधनों का या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सभी संसाधन पूरी तरह से उनका कुशलता का पूरी तरह से उपयोग हो रहा है, अच्छे से उपयोग हो रहा है, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं उसको, संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग। यदि इस वक्र के नीचे कोई बिंदु हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू बिंदु लिया गया है, यहाँ पे क्लोथ और वीट का कम उत्पादन होगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थव्यवस्था में संसाधन है वो बहुत सारे संसाधन अनयूज्ड हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड है। तो उन संसाधनों को ये प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उनका स्किल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, उसके अंदर कोई बिंदु हमें प्राप्त होगा जो ये बताएगा कि संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है। दूसरी ओर एक और बिंदु हो सकती है जो इस वक्र के बाहर कोई स्थित हो, जैसे एच बिंदु यहां दिखाया गया है, वह उपलब्ध संसाधनों के बाहर है, इसलिए हम उस बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो अधिक उत्पादन की संभावनाओं को बता रहा है, लेकिन वह उत्पादन संभावना इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास उस स्तर के संसाधन उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि वह बिंदु वह उत्पादन का लेवल उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित है, इसलिए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास संसाधन है उससे उसके सीमा के बाहर की बात है। तो ये दो संसाधन, जो दो पॉइंट है, ये प्रॉब्लम को दिखाते हैं अर्थव्यवस्था के। तो यदि कोई संयोग, कोई कॉम्बिनेशन दोनों संसाधनों का, दोनों उत्पादन का ऐसा स्तर जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर हो, तो वो दिखाएगा कि संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, पूरी तरह से संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। और यदि बाहर है तो वो उपलब्ध संसाधनों के बाहर की बात है, यानी कि जो उपलब्ध संसाधन है उनसे हम उस लेवल को, उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो अधिक उत्पादन को दिखा रहा है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब जिसकी बात हम कर रहे थे, रूपांतरण की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है, और दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो एक वस्तु की मात्रा को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो यहीं से इसका परिभाषा निकलता है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु की, एक वस्तु की एक इकाई का उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, वह रूपांतरण की सीमांत दर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो ही वस्तु हैं, एक्स और वाई है, तो एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, वह मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, बिटवीन एक्स एंड वाई दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा बदले में दूसरी वस्तु की एक और इकाई का उत्पादन का अनुपात रूपांतरण की सीमांत दर कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा रूपांतरण की सीमांत दर कहलाएगी। यानी कि एक वस्तु की मात्रा में, एक इकाई की मात्रा में एक इकाई वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, क्योंकि संसाधन को, हमारे पास संसाधन स्थिर है, तो संसाधन को उस इकाई की तरफ हम लगाएंगे जिस वस्तु की इकाई को बढ़ाना है, तो दूसरी इकाई को जहां से हम निकाल के लगाएंगे उसमें कमी आएगी। तो जितनी कमी आ रही है वही सीमांत दर है, रूपांतरण की सीमांत दर, क्योंकि उसको हम एक्स में बदल रहे हैं, उस वाई की उन इकाइयों को कमी कर रहे हैं, उनको हम एक्स में बदल रहे हैं, तो इसीलिए उसको हम सीमांत दर कहते हैं, रूपांतरण की सीमांत दर। ठीक है, तो रूपांतरण की सीमांत दर को सूत्र के रूप में हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो ये बता रहा है कि एक्स की एक इकाई में वृद्धि से वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा जिससे कि दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जा सके, वही सीमांत दर है। तो समझने के लिए हमें कह सकते हैं कि एक इकाई एक्स के उत्पादन के लिए वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। मान लो यदि 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ा तो यह 3 इकाइयां क्या होंगी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3y/1x,
यानी कि एक इकाई x की उत्पादन के लिए किस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है 3y, ठीक है। यानी एक इकाई x की उत्पादन के लिए 3y का त्याग करना पड़ा है, यानी कि 3y को हम एक x में बदल रहे हैं। 3 इकाई y की उत्पादन नहीं हो रहा है, उसके बदले एक x का उत्पादन हो रहा है। तो एक x के उत्पादन के लिए y की त्यागी गई मात्रा रूपांतरण की सीमांत दर कहलाती है। अब जैसे जैसे हम उसी सारणी को फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम x की एक इकाई को बढ़ा रहे हैं, शुरू में a संयोग पर तो x की 0 है, y की 15 है। अब यदि हम x की एक इकाई को बढ़ा रहे हैं, x की एक इकाई उत्पादित कर रहे हैं, तो हमें y की एक इकाई की कमी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1x/1y, यानी कि एक इकाई x की बढ़ाने के लिए एक y की त्याग करना पड़ रहा है। अब एक और x की इकाई बढ़ाने के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, यानी कि 1x/2y। इसी प्रकार से एक और x की इकाई बढ़ाने के लिए 3y की त्याग करना पड़ा है, 1x/3y। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, यदि एक इकाई x की बढ़ाने के लिए एक इकाई y की छोड़ना पड़ रहा है तो 1y/1x हो जाएगा। यदि एक इकाई x की बढ़ाने के लिए 2 इकाई y की छोड़ना पड़ रहा है तो इसे हम 2/1x कहेंगे। तो इस प्रकार से रूपांतरण की सीमांत दर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि x की एक इकाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे y की क्रमशः ज्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रूपांतरण की बढ़ती सीमांत दर, ठीक है। अब जैसे 1y/1x था, यहाँ पे 2y/2x, इसी प्रकार से 3y/1x, एक x को बोले 3y, इसी प्रकार से 4y/1x। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा रहे हैं, y की क्रमशः अधिक इकाइयों का त्याग करना होगा। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इंक्रीज व्हेन x की एक इकाई हम बढ़ाएंगे। तो इसको हम चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, यहाँ पे समझा जा सकता है। यहाँ पे इस पे y वस्तु को दिखाया गया है, इस पे x वस्तु की इकाइयों को दिखाया गया है। तो जैसे जैसे हम x की इकाई बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि x में GD मात्रा, या इसी को दिखाया गया है डेल्टा B से GD मात्रा बढ़ाना है तो y की CG, y की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, CG छोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा यदि GD बढ़ाना है। अब इसी प्रकार से यदि x की समान इकाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है, HE और GD दोनों बराबर है, HE=GD, तो समान इकाई बढ़ाने के लिए y की DH, y की कितनी इकाई है, DH इकाइयां छोड़नी पड़ेगी। अब ये DH इज ग्रेटर देन CG, ठीक है, इससे ये ज्यादा है, ठीक है। अर्थात x की एक समान इकाई बढ़ाने के लिए एक ही इकाई बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एक ही इकाई बढ़ाया जा रहा है, लेकिन y की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। इसलिए जैसे जैसे हम x वस्तु के उत्पादन का मूल्य बढ़ता जाएगा, अतः रूपांतरण की सीमांत दर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है C और D के बीच CG/GD रूपांतरण की सीमांत दर बता रहा है, जो बता रहा है कि यदि x की GD इकाई बढ़ानी है तो y की CG इकाई कम करनी होगी। इस प्रकार यदि x की HE एक और इकाई बढ़ानी है तो y की DH कम करनी पड़ेगी। y की DH इकाई CG की इकाई से अधिक है, ठीक है, DH CG से अधिक है। ये हो गया DH जो कि CG से अधिक है, जो ये बता रहा है कि रूपांतरण की सीमांत दर, जो रूपांतरण की बढ़ती सीमांत दर को व्यक्त कर रहा है। अर्थात कि ये क्यों होता है, क्योंकि y में जो उत्पादन के संसाधन लगे थे वो y के लिए कुशल थे, y के लिए क्या थे, स्किल्ड थे, कुशल थे,
वो x के लिए उतने स्किल नहीं थे, लेकिन हमें x के उत्पादन को बढ़ाना है, x के उत्पादन को बढ़ाना है, इसलिए वो उन्हें x के उत्पादन में लगाना पड़ रहा है, और इसलिए उत्पादन का x का उत्पादन वो उसी कुशलता से नहीं कर पाएंगे, और इसलिए x का जो उत्पादन होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, और इसलिए y का लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, y का लॉस ज्यादा होगा, इसीलिए हमें x की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए, बढ़ाने के लिए y की अधिक मात्राओं का लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए यह जो वक्र होता है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, ऐसे होता है, जो दिखा रहा है कि इसका जो स्लोप है वो दिखा रहा है कि जैसे जैसे इसका स्लोप ए से एफ की तरफ बढ़ेंगे, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ते स्लोप को दिखा रहा है, जो ये व्यक्त करता है कि हमें x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना है तो y की अधिक इकाइयां क्रमशः छोड़नी पड़ेंगी। यही है बढ़ती सीमांत दर, रूपांतरण की बढ़ती सीमांत दर। ठीक, अब उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग कैसे होता है, उत्पादन संभावना वक्र खिसकता कैसे है? तो यदि संसाधनों में दो स्थितियां बन सकती हैं, एक तो संसाधनों में वृद्धि हो जाए, पहली स्थिति यदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, बढ़ते हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजी में सुधार जाए या उत्पादन के संसाधन बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर खिसक सकता है, यानी कि अधिक उत्पादन की संभावना हो जाएगी, उत्पादन अधिक प्राप्त करने की स्थिति में अर्थव्यवस्था आ जाएगी। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि यदि उत्पादन के साधन बढ़ जाए तो जो ओए वाई वस्तु की ओए उत्पादन कर रहे थे, उत्पादन की संभावना, उत्पादन के संसाधन बढ़ गए, तो अब उदाहरण के लिए OA1, ठीक है, OA1 उत्पादन हो सकता है वाई वस्तु की, या एक्स वस्तु की यदि सारे संसाधन एक्स वस्तु में उत्पादन करें तो OB1 उत्पादन हो सकता है, जो कि बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो ये बताएगा कि यदि संसाधन बढ़ जाए तो उत्पादन की संभावना भी बढ़ जाएगी। यदि सेम एक ही बिंदु पे देखते हैं, यहाँ पे x की OX1 और y की OY1 उत्पादन हो रहा है। अब यदि उत्पादन के संसाधन बढ़ गए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो उत्पादन संभावना वक्र बाहर की शिफ्ट हो जाएगी, और अब उत्पादन x की X2 और y की Y2, यानी कि समाज को ज्यादा उत्पादन मिलेगा, अर्थव्यवस्था में ज्यादा उत्पादन मिलेगा समाज को उपभोग करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि संसाधनों में वृद्धि हो जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए या तकनीकी सुधर जाए, तो उत्पादन संभावना बाहर चला जाएगा, बाहर की ओर शिफ्ट होगा, और जो कि अधिक उत्पादन को व्यक्त करेगा। दूसरी स्थिति यही होगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संसाधन में कमी आ जाए। ये कब हो जाता है? जब कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, युद्ध की स्थिति आ गई, या जनसंख्या कम हो गई किसी कारण से, तो उत्पादन के संसाधन घट जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? घट जाएंगे, और ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र उल्टी दिशा में शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि अंदर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। जो y की उत्पादन, यदि सभी संसाधन y की उत्पादन को उत्पादित कर रहे थे, तो अब कितना उत्पादन करेंगे? y के संसाधन जो OA उत्पादन कर रहे थे, अब चूंकि जनसंख्या कम हो गई, या टेक्नोलॉजी खराब हो गई, टेक्नोलॉजी बिगड़ गई, या कोई युद्ध आ गया, कोई आपदा आ गई, तो ऐसी में उत्पादन क्या हो जाएगा? घट करके OA1 हो जाएगा, अर्थात कम उत्पादन होगा। और यदि सभी संसाधन x वस्तु के उत्पादन में लगे थे, तो OB से OB1 उत्पादन हो जाएगा x का, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र है PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और उत्पादन की संभावना कम हो जाएगी। तो ये दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो संसाधन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र यहां हम बना देते हैं, उत्पादन संभावना का वक्र बाहर की ओर शिफ्ट होगा। यदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, ये स्थिति हो जाए, तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बताएगा कि उत्पादन की संभावना अब कम हो गई। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।